सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उससे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और आज पार्ट नंबर 5 कराऊंगा, जो कि लास्ट होगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इस आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग हमारे सभी वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि उसी से ज़्यादा जो है आपको किसी भी जब भी कभी टेक्निकल का एग्ज़ाम होगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स अगर पूछा जाएगा तो वहाँ से यहाँ से ज़्यादा कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जिसमें बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप लोग खुद ही एक बार लगाएंगे टेस्ट सीरीज को तो आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 तक कंप्लीट हो चुका था पार्ट 4 में था। आज मैं पार्ट 5 कराऊंगा 87 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वर्क डन इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज। हमारा वर्क डन कब होगा? इज कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम प्रोसेस में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाई जब वर्क डन कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई कार्य होगा नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैक्सिमम होगा नहीं, मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना मैक्सिमम नहीं होगा भाई, अधिकतम कार्य थोड़ी हो रहा है, ना मिनिमम कम से कम कार्य थोड़ी नहीं हो, क्योंकि भाई वर्क डन कांस्टेंट हो जा रहा है तो हमारा जीरो हो जाएगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा था। यूकेपीएससी 2007 पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देखिए, आप लोग पेपर जब लगाएंगे तो आप लोग खुद ही पता चलेगा। ठीक है, इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एडेड इक्वल टू। अब इसमें अपने खुद ही बता दीजिए, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है? ना कोई कार्य होता है, देखो, ना हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ना उसमें जो है कोई वर्क डन होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? जो अगर हम किसी उस प्रोसेस में जो हीट को ऐड भी करेंगे तो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें कोई रो रियायत नहीं है, सब आँख मूंद के लगा दीजिएगा जीरो पर। जैसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मिले वहाँ पर तुरंत आप लोग लगा दीजिएगा क्या? जीरो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकेपीएससी 2007 पेपर में आया, उस सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये भी यूकेपीएससी 2012-2007 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके पहले आप लोग को बता दूं कि वाई सिटी बुक्स जो सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से आप किसी भी प्रकार की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम ऐप का जो है लिंक दे दिया जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से भी नहीं काम बन रहा है तो आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन ए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज। और जो इनमें से दिया है इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है? देखो, लॉस ऑफ हीट। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ हीट होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट की लॉस होती है। नो लॉस ऑफ हीट, भैया हीट की लॉस होती है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गेन ऑफ हीट। जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें हीट को नहीं प्राप्त कर सकते भैया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यूके पीएससी ए 2012-2007 में आया हुआ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक, उसमें इतना लॉजिकली भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो इसमें दिया है आप लोगों को इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगो ए साइकिल क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई। ये फर्स्ट लॉ गलत हो जाएगा भैया, फर्स्ट लॉ इस पर नहीं डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो रियायत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो करता है डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू, ये हमारा होता है। ठीक है, इसमें कोई रियायत नहीं है। अब फर्स्ट ला इस पे डिपेंड करता है। टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो दो पाथ कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी दूसरा बिल्कुल सही है। और अगला क्या कह रहा है? इफ़ टू फ्लूइड आर मिक्सड, अगर दो फ्लूइड को जो मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है एंट्रोपी ऑफ
इनवर्स रिमेन अनचेंज्ड, जो उसकी एंट्रोपी होगी वो रिमेन जो है हमेशा अनचेंज होगी, हमेशा वही रहेगी जो उसमें रख दिया जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर मिक्स करेंगे तो भाई चेंज होती रहेगी। क्लासेस क्या कर रहे हैं, क्लासेस स्टेटमेंट हीट कैन फ्लो फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, बिना एक्सटर्नल वर्क के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चौथा भी, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि क्लासेस स्टेटमेंट ये नहीं कहता। ठीक है, अगला क्या कह रहा है उसके बारे में भी देख लो। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस अंडर गोइंग ए साइकिल। द एफिशिएंसी जो है रिवर्सिबल में हीट इंजन की, वो किस पर डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर। कब, जब साइकिलिंग प्रोसेस होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर ये जो है 5 है, दूसरा और पाँचवा बिल्कुल सही मिला हमें। अब इसमें हम देख लेते हैं आगे से कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा और पाँचवा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग इसे पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो को सभी लोग देख लेंगे, तो आप लोग को इसमें कोई भी मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको इस ऑप्शन को लगाने में, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाया हूँ। ठीक है, देख लीजिए, द यूनिट ऑफ वर्केज। अब बताओ हमें यूनिट ऑफ वर्केज कितनी होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ। यूकेपीएससी 2012 के सेकंड पेपर में आया वो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये जो है वर्क की जो है सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, किलोवाट घंटा। और अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। बहुत सभी क्वेश्चन जो है बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, यूकेपीएससी 2012 के सेकंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है। A system is taken from state A to state B along two different path 1 and 2। इसमें दिया है एक सिस्टम है, उसमें जो है दो स्टेट है, ए स्टेट और along बी स्टेट, जो है डिफरेंट पाथ के, जो इनकी जो है ए स्टेट और बी जो है दिए हैं, इनके दो डिफरेंट पाथ कौन कौन से, 1 और 2। द हीट एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट और वर्क डन by the system along the path are Q1 and Q2। जो वर्क डन होगा किसके होगा, किस पाथ पे होगा, Q1 और Q2 के, एंड क्या हो सकता है, और W1 एंड W2 को, क्योंकि इसमें कही रहा है वही इसके रिस्पेक्टिवली तो हमें निकालना है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कि हमें ये पता है कि, देखो मैं इसको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा एनर्जी होती है, दोनों एनर्जी फर्स्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों एनर्जी इक्वल हो जाएंगी, यानी Q1 प्लस Q1 प्लस W, ये हमारा वर्क डन होता है, किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा Q2 प्लस W2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसको कह सकते हैं ये W2 हो जाएगा, तो हमारा ये इधर लेकर आएंगे तो Q1 माइनस W1 पर इक्वल टू Q2 माइनस W2। ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से आप लोग लगा देंगे जिससे, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगले अब इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2, बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। और अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा ये आयन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आयन आइसेंटोपिक प्रोसेस ये भी हो जाएगा हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। आयन आइसोबेरिक प्रोसेस ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। आयन आइसेंथैल्पी प्रोसेस ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है आइसेंथैल्पी प्रोसेस है। देखो एक फिगर होता है, ये पीवी डायग्राम, ठीक है, ये हमारा पीवी डायग्राम, ये हमारा जब हो जाएगा, ये आप लोग खुद ही देख लीजिए, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस 4। जब हमारा प्रोसेस 4 टू हमारा 3 जाएगा और 3 टू 2 जाएगा,
टू 1 जाएगा, 1 टू 4 जाएगा। ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, प्रोसेस 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 1 जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी प्रोसेस के बारे में आप लोग को समझ जाए। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसमें आइसेंथैल्पी प्रोसेस ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। ये जो है देख लीजिए, यूकेपीएससी एई 2012 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। द वर्क इन ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज गिवन बाय। अब हमें निकालना है भैया, देखो क्लोज सिस्टम है, वो किस में जा रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। तो क्लोज सिस्टम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या से हो जाएगा, लेमडा अपान लेमडा -1 MRT1 -T2। ये तो गलत हो जाएगा, लेमडा अपान लेमडा -1 नहीं होगा, ये हमारा दूसरे प्रोसेस में हो जाएगा, ओपन सिस्टम में जाता है। और अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता तब भी दूसरा प्रोसेस होता तब यहाँ पर हो जाता। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो यहाँ पर 1 अपान लेमडा -1 यानी MRT1 -T2 है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा है, क्योंकि हमें ये नेशन यूज्ड हैविंग यूजुअली मीनिंग हमें याद निकालना है इसका। ठीक है, क्या नेशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर इसमें सी, वही जो मैं बताऊँ वही सही है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूकेपीएससी 2012 के सेकंड पेपर में आया हुआ है। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल। अब हमें थर्मल इफिशियंसी निकालना है थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल की। इसमें से क्या हो जाएगा, अब हमें पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए जो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी कितनी होती है। 1 माइनस, देखो मैं बता रहा हूँ, 1 माइनस T1 अपान T2, ये हमारा होता है ऑटो साइकिल की इफिशियंसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लो। और इसमें हो जाएगा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। ये तो क्या सही है, हमें तो नहीं लग रहा ये सही है। ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल सही है। अगर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, तो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बताया हूँ, ये कार्नट साइकिल का है। इसमें आप लोग ध्यान में रखिए, ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी नहीं है। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी आप लोग को चाहिए तो मैं उसे भी बता दे रहा हूँ। देखिए ऑटो साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ईटा इक्वल टू ऐसे होता है, ईटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे रो से भी डिनोट करते हैं। ये रो हमारा इफिशियंसी को हम रो कर दें, नहीं तो ईटा करना होगा तो हम इस तरीके से कर देंगे। देखो कैसे, ये हमारा ईटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रहता है, जो भी रहता है। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 अपान R पे पावर लेमडा -1। ये हमारा ऑटो साइकिल की इफिशियंसी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हमारा ऑटो साइकिल का, ये में किस साइकिल की, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके देख लीजिए, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। अगर इसमें इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ना कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल हो जाएगा। 1 इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आइसेंट्रोपिक इंडेक्स लेमडा का मान अभी 1 माइनस जो है 1 अपान R अपान लेमडा होता है, R पे पावर। तो लेमडा का मान अगर हम इंक्रीज करेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में तो इंक्रीज हो जाएगा ना कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल सही हो जाएगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेशर रेशियो। ये प्रेशर रेशियो पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन कंप्रेसर रेशियो पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, फॉलो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लो, और भी आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन देख लो। टी इज हाई एंड टी इज लो टेम्परेचर ऑफ ए कार्नट हीट इंजन, विच इज़ द मोस्ट इफिशियंट वे टू इंक्रीज इफिशियंसी। इसमें से कौन सा इफिशियंसी इंक्रीज के लिए सही उपयुक्त है। देखो, अब हम कार्नट साइकिल की जो इफिशियंसी है उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। कार्नट साइकिल की इफिशियंसी कितनी होती है, कार्नट साइकिल की इफिशियंसी होती है 1 माइनस T1 अपान T2। ये हमारा कार्नट साइकिल की इफिशियंसी होते हैं। कार्नट साइकिल को हम किस नाम से जान सकते हैं, कार्नट हमारा स्ट्रिंग साइकिल के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वल टू स्ट्रिंग साइकिल होता है कार्नट साइकिल, इक्वल टू स्ट्रिंग साइकिल। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम डिक्रीज कर देंगे T2 को तो हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा ना,
इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं फार्मूला लिख के फिर बता दिया ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। From for non-flow closed system, the value of net energy transferred as heat and work equal change in। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा होगा। हीट एंड वर्क जो है इक्वल चेंज होते हैं, किसके बराबर होते हैं, कब होते हैं, जब नॉन फ्लो हो जाएगा तब। नॉन फ्लो किसमें, क्लोज सिस्टम में। अब क्लोज सिस्टम के बारे में मैं कई बार फिगर बना के बता दिया हूँ। अब देखो, इसकी इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी में चेंज होती है, नहीं होती है, एंट्रोपी में भी नहीं होती है। हम इसके कह सकते हैं जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी पे हमारा डिपेंड करती है। इंटरनल कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा, ये हमारा हीट वर्क जो है उसके इक्वल होते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस हीट प्लस वर्क, इसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। पाथ फंक्शन आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, कौन कौन से होते हैं और कौन से और होते हैं पॉइंट फंक्शन। द डिफरेंशियल ऑफ पॉइंट फंक्शन आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट क्या होता है, जो उसके अंदर जाए। पॉइंट फंक्शन में क्या होता है, पॉइंट फंक्शन डिफरेंशियल इन एग्जैक्ट। क्या सही है, जल्दी से बताओ, सही है। हमें तो नहीं लग रहा सही है। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और डी क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल ऑफ पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आर इजेक्ट डिफरेंशियल, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों जो है एक निकलते हैं, अलग अलग तरीके से निकलते हैं, नहीं, ये तो डिफरेंशियल पॉइंट होंगे तो वहाँ पर निकलेंगे ही। द डिफरेंशियल ऑफ पाथ फंक्शन आर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ, उसके जो पाथ फंक्शन होता है उसके अंदर की ओर डिपेंड करता है, ठीक है। जो पॉइंट फंक्शन होता है उसके बाहर के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट फंक्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा पॉइंट फंक्शन रहेगा। पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो, पाथ फंक्शन हो गया हमारा, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें अक्सर और ऑप्शन के बारे में देखना ही नहीं है, भेल ET 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। डिफरेंशियल ऑफ पाथ फंक्शन आर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होयर, जहाँ डिफरेंशियल पॉइंट फंक्शन क्या कह रहा है, एजेक्ट डिफरेंशियल। जो एजेक्ट होता है पॉइंट फंक्शन, और एजेक्ट डिफरेंशियल होता है, और जो हमारा क्या होता है एनएग्जैक्ट डिफरेंशियल में होता है क्या, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन एनएग्जैक्ट, और क्या हो जाता है, पॉइंट फंक्शन जो है एग्जैक्ट होता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के बारे में देख ले। फॉर द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ ए थर्मोकपल, जो इसमें से कौन सा ऐसा है जो थर्मोकपल के लिए क्विक रिस्पांस दे सकता है, आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। और आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस हमारा पांचों जो जिसका मॉक टेस्ट कराया उस सभी को लगा लीजिए, क्योंकि मैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स के जितना टॉपिक हो सकता था उतना मैं कवर कर चुका हूँ। इसमें कुछ नहीं छूटा है मेरे हिसाब से, न्यूमेरिकल सहित मैं सब चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है। आप लोग इसमें छोड़िएगा नहीं। और अगर हम जो पढ़ा रहे हैं इस बुक्स को अगर आप चाहते हैं तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग परचेज कर सकते हैं। और वहाँ से भी नहीं बन रहा है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है सभी, और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ ए थर्मोकपल, हमें जो है थर्मोकपल कौन सा क्विक रिस्पांस देता है, इट वायर डायमीटर शुड बी लार्ज। अगर डायमीटर लार्ज होगा तो क्या सही जल्दी से हमें रिस्पांस दे देगा थर्मोकपल का, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट शुड बी हाई। कॉन्वेक्टिव हमें किसके हीट ट्रांसफर जो है कोफिशिएंट शुड बी हाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम इसको जल्दी से टिक लगा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि कन्वेक्टिव कर रहा है किसके, हीट ट्रांसफर के लिए। कब, कोफिशिएंट ऑफ हाई के लिए। जो हाई टेम्परेचर होगा, थर्मोकपल हाई टेम्परेचर के लिए ही मेजर किया जाता है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
इसका यूज ही थर्मोकपल हाई प्रेशर के लिए किया जाता है, हाई टेम्परेचर के लिए। और अगला क्वेश्चन के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वही चीज़ हमें ऑप्शन नंबर सी मिल गया सही। और UPPSC AE 12/4/2016 पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। फॉर द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल कन्वेक्टेड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट शुड बी हाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत सिलेक्टेड। RPSC AE 2018 और UPPSC AE 2013 से पेपर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड बाई, अब बताओ किसके द्वारा डेवलप किया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देख लो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। जूल्स लॉ, केल्विन लॉ और चार्ल्स लॉ, कार्नट साइकिल, मैं सभी के बारे में जो है पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और आप लोग जो है पिछले वीडियो को हमारे ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल से मैं सभी टॉपिक को लगभग कवर कर चुका हूँ। जूल्स लॉ, ना चार्ल्स लॉ बचा है, ना ये बचा हमारा केल्विन, ना कोई बचा है, ना कार्नट बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। लगभग मैं सभी अभी भी कनेक्ट करा सकता हूँ, आप लोग को कवर करा सकता हूँ, लेकिन नहीं बताऊँगा। आप लोग को पूरे पिछली वीडियो को देखना है, क्योंकि हमें सलेक्शन लेना है अब की बार SSC JEE में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, इसके बारे में देख लो थोड़ा सा, और क्योंकि ये जो है मैं बहुत ही अच्छे लेवल से बताया हूँ इसे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड बाय जूल, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जूल के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन ए क्लोज सिस्टम एग्जीक्यूट ए कंप्लीट साइकिल द सम ऑफ हीट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों किसके जो इक्वल होते हैं, किसके? हीट इंस्ट्रक्शन के, और किसके इक्वल होते हैं? अभी इसके पहले मैं इसी वीडियो में बताया हूँ, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन था, उसमें बताया था जो जिसमें Q1 माइनस W1 जो हमें था इक्वल टू Q2 प्लस माइनस W2 था, उसी पे ये बिल्कुल डिपेंड है, वही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल से हम कह सकते हैं ये थर्मोकपल है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और अगला क्या कह रहा है? द समेशन बीइंग ओवर द एंटायर साइकिल, जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्या कैसे हो रहा है देख लीजिए यहाँ वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा था, वही चीज़ यहाँ पे दिया है, किससे कैसे हो रहा है। देखो ये हमारा दिया है 1 प्रोसेस है, ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। कहाँ से आ रहा है? प्रोसेस 1 2 2 1 1 2 1, यही जा रहा है। कंप्लीट साइकिल हो रहा है, कंप्लीट साइकिल बिल्कुल हो रहा है। प्रोसेस ए 1 माइनस 2 यहाँ से आ रहा है, प्रोसेस ए 1 से 2 जा रहा है और 2 से फिर 1 जा रहा है, यही साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसे छोड़िएगा मत, ठीक है। जूल्स लॉ स्टेट स्पेसिफाइज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड ओनली, जो जूल्स लॉ है किसको हम इंटरनल एनर्जी जो होती है गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, देखो इसमें हम कह सकते हैं क्या प्रेशर पर डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती है। जो जूल्स लॉ है वो इंटरनल एनर्जी प्रेशर पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करती है, इसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। हाँ, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर आयतन जो है उसका बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर स्थिर अवस्था में आने की प्रयास करती है, स्टैटिक अवस्था में। लेकिन अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाता है तो वो प्रेशर हमारा वहाँ जो है वॉल्यूम उसका जो है घट जाता है और गैस की जो है प्रेशर बढ़ जाती है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल से हम कह सकते हैं, ठीक है। देखो अब ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक लगा देंगे। टेम्परेचर आर द फ्यूल, हाँ ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम पर नहीं डिपेंड करेगा शायद। अगर वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा तो इसमें कोई इंटरनल एनर्जी नहीं लगेगी, और अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो गैस भाई लिक्विड है, लिक्विड जो है बहुत हल्का हो जाएगा। जब हल्का हो जाएगा तो उसकी जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गैस की जो है इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल से हमें इसे समझना चाहिए था। मैं वैसे दूसरी जगह सोच रहा था, आप लोगों को मैं बता दिया, ठीक है। इसके लिए सॉरी। और
फिर भी मैं सुधार करके बता रहा हूँ। ये ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में इसीलिए मैं स्पेसिफिक जो है डिस्क्राइब कर दिया इसके बारे में। देख लीजिए, जूल्स लॉ स्टेट द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। केवल किस पर डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी गैस की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यू इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू टी। अगला क्वेश्चन देख लो, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। जो इंटरनल एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम की क्या हो जाएगी, कितनी होगी? इंक्रीज विथ एडिशन ऑन हीट। इसमें देख लीजिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है? ओपीएससी सिविल सर्विसेज प्री 2011 में पूछा हुआ है। और इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मास ऑफ द सिस्टम। इंक्रीज ये तो इंक्रीज नहीं होता है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, जो रहता है वैसे रहता है। ना इससे अंदर से बाहर ले जा सकते हैं, ना बाहर से अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यह वही रहेगा, रिमेन सेम। हाँ बिल्कुल सही है, रिमेन सेम ही रहेगा। जैसे हम इसमें रख देंगे कोई भी मास या कोई भी लिक्विड, तो जैसे हम यहाँ से फिर दोबारा निकालेंगे वैसे ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेन कांस्टेंट रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे के ऑप्शन में देखने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम होता है, वही मतलब सेम होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहलाता है? जो हमारा हीट है किसके इक्वल टू होता है? हीट एनर्जी, ये डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू क्या? जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा? इसमें जो है सब चीज़ जीरो हो जाएगा, यानी वर्क भी जीरो हो जाएगा और जो हमारा यू भी जीरो हो जाएगा, सब चीज़ अगर हम जीरो हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो इंटरनल एनर्जी है किस पर डिपेंड करती है? केवल परफेक्ट गैस की वो टेम्परेचर पर केवल डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी जो है लिए गए हैं बहुत ही आसान से। देखिए, ये जो हम पेपर करा रहे हैं ये टेस्ट सीरीज है, आप लोग एक बार एग्जाम में बैठेंगे तो फिर कहेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है? द आइडेंटिटी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डी बी। अभी कि पी इंटू डी बी किसके बराबर होता है? देखो, ये हमारा वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। प्रेशर और डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम जो है वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। एनी प्रोसेस अक्यूरिंग क्या, जिसमें कौन सा सही है को हमें आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, इसमें हो जाएगा एनी प्रोसेस अक्यूरिंग इन एन ओपन सिस्टम। क्या कोई भी प्रोसेस है उसमें जो है ये लग जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई भी प्रोसेस में नहीं लगता है, ठीक है। एनी प्रोसेस अक्यूरिंग इन ए क्लोज सिस्टम, ना क्लोज सिस्टम में लगेगा ना ओपन सिस्टम में लगेगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी और ए दोनों गलत हैं। और सी देख लेते हैं, एक क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस विदाउट डिस्पर्सन इन ए क्लोज साइकिल। हाँ, क्लोज साइकिल में लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मॉक टेस्ट है भैया, आप लोग लगाते रहिए और आप लोग ये भी बता रहिए कितना क्वेश्चन आप लोग का सही गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस वी इंटू डेल्टा वी डी बी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो है। और क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इन इक्वेशन ऑफ वैलिड फॉर ए क्लोज सिस्टम। ये किस पे वैलिड होता है? ये क्लोज सिस्टम पे वैलिड होता है। क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस विदाउट डिस्पेसिंग इन ए क्लोज साइकिल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई दिक्कत, ये क्लोज साइकिल होती है और एक रिवर्सिबल प्रोसेस में होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीट ट्रांसफर्ड टू ए क्लोज सिस्टम स्टेशनरी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू। अब बताना हमें इसमें से कौन सा सही है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन नंबर इसमें बी तो सही हो जाएगा, लेकिन वर्क ट्रांसफ़र, क्या वर्क ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी जो है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी कब? जब हम हीट को ट्रांसफ़र करेंगे क्लोज स्टेशनरी, जो क्लोज साइकिल जहाँ पर स्टेशनरी रहती है स्टेशनरी सिस्टम से, और वहाँ पर क्या होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसकी इक्वल टू हो जाती है। और क्या कह रहा है,
इंक्रीज इंथैल्पी अगर करेंगे तो वहाँ पे भी नहीं उसका इस प्रोसेस के लिए संभव होगा। इंक्रीज इन गिब्स फंक्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को जानने में, ठीक है। और इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड है। और फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पर जहाँ पर क्लोज सिस्टम है, जब क्लोज सिस्टम हो जाएगा तो वर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जहाँ पर हो जाएगा हमारा डी डेल्टा यू इक्वल टू डी यू, हमारा जो है गैस की इंटरनल एनर्जी और जो है वहाँ की हीट जो है उसके इक्वल टू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे सेलेक्ट करवाना है आपकी बार SSC JEE में, ठीक है। द शॉर्ट कमिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें शॉर्ट फॉर्म में जो है कब बताना है कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है। इसमें क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का डायरेक्शन होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, पॉलिसी, ये दोनों गलत है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस का भी नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ एनर्जी ये भी नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की होती है, एनर्जी की कितनी मात्रा होती है इस पर डिपेंड करता है ना, क्वालिटी पर नहीं डिपेंड करता है। क्वालिटी एनर्जी की क्या क्वालिटी होती है, कोई क्वालिटी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगला इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। तो शॉर्ट कमिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, द शॉर्ट कमिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज क्वालिटी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की क्वालिटी होती है उसकी इक्वल टू होती है। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम मास एंड एनर्जी, जो क्रॉस कर जाए मास और एनर्जी दोनों क्रॉस कर जाए तो किस पे कर देंगे, स्टडी फ्लो हो जाएगा। स्टडी फ्लो प्रोसेस में जो है क्रॉस कंट्रोल वॉल्यूम मास एंड एनर्जी, क्रॉस कर जाए क्या, वॉल्यूम मास और एनर्जी सब चीज़ क्रॉस कर जाए तो वेरीज कंटिन्यूसली, गलत हो जाएगा। इसमें अगर कंटिन्यूसली इक्वेशन कहाँ आएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं, रिमेन कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कैसे हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एजप्शन मेड इन स्टडी फ्लो प्रोसेस आर, क्या एजप्शन हो सकते हैं जो स्टडी फ्लो होते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम मूव्स रिलेटिव टू कोऑर्डिनेट फ्रेम, ये कंट्रोल वॉल्यूम हो जाता है किसके रिलेटिव कोऑर्डिनेट करता है, फ्रेम के। और द स्टेट ऑफ द मास एट ईच डिस्क्रीट एरिया ऑफ फ्लो ऑन द कंट्रोल सरफेस डज नॉट वेरीज विथ टाइम, और द रेट एट विच हीट एंड वर्क क्रॉस द कंट्रोल सरफेस रिमेन कांस्टेंट। इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, बस हमें बताना था थोड़ा सा। देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पूरा दिखा दे रहा हूँ। ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जल्दी से बताओ। देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी क्या चेंज हो जाएगी, प्रेशर डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, एंथैल्पी डज नॉट चेंज। बताओ इसमें से कौन सा हो जाएगा। अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस की जो है इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक। दोस्तों और भी कुछ आज जो है थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मेरा आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी अगर किसी प्रकार की बुक्स चाहिए तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे जो है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। वहाँ से भी नहीं काम बन रहा है आप लोग का तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगी। और थर्मोडायनेमिक्स से पूरा मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और आप लोग जो है इस चैप्टर को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा SSC JEE में कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। 1 महीने के बाद पेपर होने वाला है, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।